नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने रशिया के अंदर सिविल वॉर के बारे में पढ़ा था कि रशिया में जो गृह युद्ध हुआ उस दौरान क्या क्या गतिविधियां होती हैं और फाइनली जो बोल्शेविक पार्टी है वो फिर से सत्ता में आ जाती है और गृह युद्ध को ख़त्म करती है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि बोल्शेविक्स जब पावर में आ गए तो उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए क्या किया और एग्रीकल्चरल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए क्या किया, यानी खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में बोल्शेविक सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए और वो कदम कहाँ तक सफल हुए या असफल हुए, तो इस बात की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 5 ईयर प्लान्स इन रशिया। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो एक चीज़ तो ये थी कि जो स्टेप्स उठाए गए उसमें मेजर तो ये था कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर ये देखें सिविल वॉर जब चल रहा था उसी दौरान जो इंडस्ट्रीज़ और जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया गया रशिया के अंदर। ठीक है, बोल्शेविक सरकार का ये बड़ा कदम था। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि पीजेंट्स को जो है परमिशन दे दी गई थी कि भाई लैंड जो है वो एक सोशल प्रॉपर्टी है, सामाजिक संपत्ति है, तो आप जो है उस लैंड के ऊपर, उस भूमि के ऊपर खेती कर सकते हैं। सो द पीजेंट्स वर permitted by the Bolshevik party to cultivate on the land that had been declared as social property। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या किया गया, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा कदम जो उठाया वो था 5 ईयर प्लान्स। सो फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5 ईयर प्लान्स वर इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1927 से 1932 तक जो है काम करता है, यानी इन 5 सालों के लिए था। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो 1933 से शुरू होता है और 1938 तक चलता है। साथियों, 5 ईयर प्लान का मतलब क्या है कि सरकार ने क्या किया, कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, कुछ उद्देश्य डिसाइड कर लिए, कुछ टारगेट सेट कर लिए कि आने वाले 5 सालों में उसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो आने वाले 5 सालों का एक टारगेट फिक्स कर लिया था रशियन गवर्नमेंट ने, या यूँ कहें बोल्शेविक गवर्नमेंट ने, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए फिर स्टेप्स उठाए गए। ठीक है, तो फर्स्ट दो जो 5 ईयर प्लान्स थे उनकी डेट हमारे सामने है कि पहला 1927 से 1932 तक था और दूसरा 1933 से लेकर 1938 तक था। तो ये 5 ईयर प्लान थे। अब इन जो पहले 5 ईयर प्लान थे इस दौरान क्या किया गया कि जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने जो प्राइजेज हैं उनको फिक्स कर दिया। ठीक है, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। सो द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग फर्स्ट 2 प्लान्स। तो ये एक बड़ा स्टेप था कि गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए क्या करती है कि वो प्राइस को फिक्स कर देती है, मूल्यों को स्थिर कर दिया गया या निर्धारित कर दिया गया ताकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको अचीव किया जा सके। ठीक, दूसरा काम क्या होता है कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये निकलता है कि भाई जो 5 ईयर प्लान्स थे इसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो होती है, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है। 1929 से 33 का अगर दौर हम देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या था, वो इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है, तो बाय 100%, यानी 100%, 100% वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिलती है रशिया के अंदर ये 5 ईयर प्लान जब इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ऑयल के फील्ड में, कोल के फील्ड में और स्टील के फील्ड में, ठीक है, ऑयल, कोल और स्टील, इस सेक्टर में 100% अचीवमेंट रशियन गवर्नमेंट को मिलती है क्योंकि प्रोडक्शन जो था वो 100% इंक्रीज होता है। तो ये एक बड़ा स्टेप था इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए रशियन या बोल्शेविक गवर्नमेंट के द्वारा जो उठाया गया। इसके साथ साथ क्या किया गया कि नई जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं वो भी सेटअप होती हैं। हमने बात की थी कि रशिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी और बेसिकली पेट्रोग्रेड और मॉस्को वाला जो इलाका है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ इन्हीं 2 इलाकों में ही थी। तो इस 5 ईयर प्लान की वजह से और साथ साथ जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके या इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके, उसकी वजह से एक चीज़ ये भी होती है कि नए और कुछ नए शहर औद्योगिक शहरों के रूप में स्थापित होना शुरू हो जाते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी बड़े पैमाने पे शुरू हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा
कुछ और मूलभूत सुविधाएं भी बोल्शेविक सरकार के द्वारा वहाँ के आम लोगों को दी गई। उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये कि स्कूलिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड, यानी जो स्कूली शिक्षा है, जो स्कूली व्यवस्था है, उसको विकसित किया गया, उसको पहले के मुकाबले और ज़्यादा विकसित किया गया, क्योंकि एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के दौर में भी, और उस दौर में भी ये चीज़ थी कि मजदूरों का पढ़े लिखे होना ज़रूरी है, किसानों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ये बोल्शेविक पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल था। तो स्कूलिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड, उसको विकसित किया गया। साथ साथ वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए भी अरेंजमेंट किए गए। किस बात के? कि बोल्शेविक पार्टी के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में वर्कर्स और पीजेंट्स भी पढ़ने के लिए जाएं या उन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो। सो अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर इन यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी ये। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी की यूनिवर्सिटीज़ थी जो पार्टी ने इस्टेब्लिश की थी। तो इन विश्वविद्यालयों में, इन विश्वविद्यालयों को वर्कर्स के लिए और पीजेंट्स के लिए भी खोल दिया गया था कि वो भी वहाँ जाके शिक्षा ले सकते हैं। इसके अलावा जो वीमेन वर्कर्स थी, जो फैक्ट्रीज़ में काम करती थी, तो वो अपने बच्चों को भी साथ लेके जाती थी। तो बच्चों के लिए उन फैक्ट्रीज़ के अंदर ही एक सेपरेट पार्टीशन करके बालवाड़ियाँ खोल दी गई। ठीक है, जिनको क्रैचेस कहते हैं। सो क्रैचेस वर इस्टेब्लिश इन द फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वीमेन वर्कर्स। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि महिला मजदूरों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों के अंदर ही बालवाड़ी खोल दी गई। जो पीजेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी शिक्षा ले सकें, इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में उनका एनरोलमेंट कर दिया गया, उनके लिए एंट्रीज खोल दी गई। साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया रशिया के अंदर। सो ऑल दीज वर द स्टेप्स दैट वर टेकन बाय द बोल्शेविक गवर्नमेंट आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट, आफ्टर द एंड ऑफ द सिविल वॉर इन रशिया। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, यानी जो सार्वजनिक सेवाएं थी हेल्थ के सेक्टर में, ठीक है, उनको सस्ता रखा गया। यानी अगर लोग बीमार होते हैं तो उनको दवाइयाँ खरीदनी है, इलाज करवाना है, अस्पताल जाना है, तो इन सारी की सारी सेवाओं को बहुत ही कम खर्च में लोग जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते थे। तो जो हेल्थ सेक्टर है उसको भी इम्प्रूव किया गया, और हेल्थ फैसिलिटीज़ या यूँ कहें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू देयर कॉमन पीपल्स। इसके अलावा मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेट फॉर द वर्कर्स के लिए बड़े ही शानदार और बहुत ही बढ़िया, मतलब पूरी फैसिलिटीज़ के साथ क्वार्टर बनाए गए रहने के लिए। क्वार्टर को कहेंगे आवास। तो वर्कर्स के लिए रहने, फैक्ट्रीज़ में रह सके, या फैक्ट्रीज़ के इर्द गिर्द जो है वो टाउन क्रिएट किए गए जहाँ वर्कर्स के बैरक्स होते थे। तो वो क्वार्टर्स भी सारी फैसिलिटीज़ से परिपूर्ण होते थे। तो इस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जब गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए कोई काम करना शुरू करती है तो लोग भी उन सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठा पाते हैं, और उसके बाद वो अच्छे से अपने काम की तरफ ध्यान दे पाते हैं। जब वर्कर्स को एजुकेशन मिलने लगी, पीजेंट्स को एजुकेशन मिलने लगी, वर्कर्स एंड पीजेंट्स को या बाकी जो लोग हैं उनको सस्ती जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगी। ठीक है, महिलाएं जो अभी तक फैक्ट्रीज़ में जाती थी और बच्चे ऐसे ही इधर उधर काम करते रहते थे, तो उनकी सेफ्टी, उनकी एजुकेशन का भी ख्याल रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मतलब जो कॉमन पीपल हैं वो कहीं ना कहीं अपने सरकार के द्वारा जो स्टेप्स उठाए गए हैं उनसे खुश हैं, और वो अपने काम की तरफ अब ध्यान दे सकते हैं। तो ये 5 ईयर प्लान था साथियों। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो टॉपिक है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, स्टालिन और उसकी सामूहिकरण की नीति। बेसिकली ये जो 5 ईयर प्लान है ये स्टालिन के टेन्योर में ही लागू होता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ होती है उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं स्टालिन की गवर्नमेंट को दिया जाता है। लेकिन एक अलग चीज़ देखने को क्या मिलती है कि कलेक्टिवाइजेशन की जो पॉलिसी है ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में लागू की थी स्टालिन ने। और कलेक्टिवाइजेशन की पहले तो हम जानते हैं कि कलेक्टिवाइजेशन यानी सामूहिकरण की नीति थी क्या, उसके तहत क्या क्या किया गया, और बाद में उसका हम इम्पैक्ट देखते हैं।
तो हमारा जो अगला छोटा सा टॉपिक है वो है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लेनिन की जब डेथ हुई तो उसके बाद में पार्टी को, बोल्शेविक पार्टी के जो मुखिया थे वो स्टालिन बनते हैं। जोसेफ स्टालिन इनका पूरा नाम होता है। तो स्टालिन हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। लेनिन की डेथ के बाद में स्टालिन ने पार्टी को हेड किया, नेतृत्व किया। 1927 1928 में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है टाउन में रहने वाले लोगों को। शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और वो बड़ी समस्या क्या थी कि शहरों के अंदर अनाज की सप्लाई, या यूँ कहें कि अनाज की आपूर्ति सही से नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते अनाज की शहरों में कमी हो गई। तो ये एक बड़ी समस्या थी जिसका सामना 1927-1928 में रशिया के शहरों में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा था। बाय 1927-28 द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। ठीक है, अनाज की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, जैसे जैसे अनाज की सप्लाई की आपूर्ति कम होनी शुरू होती है, उसकी वजह से क्या होता है, शहरों में अनाज की कमी पड़ जाती है। तो एज दी शॉर्टेज कंटिन्यूड, तो द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज द फार्म्स। तो जैसे जैसे अनाज की कमी होती है तो स्टालिन की सरकार क्या करती है, ये पता लगाने की कोशिश करती है कि भाई अनाज की कमी शहरों में हो क्यों रही है। और उसके लिए जो जो पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको भेजा जाता है। तो एक कारण तो ये दिया जाता है कि भाई बहुत सारे लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं ग्रेन्स की, यानी अनाज को छुपा के अपने अपने गोदामों में, भंडारों में रख लेते हैं, इस इंतज़ार में कि जब उसका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो वो बढ़े हुए मूल्य पे अनाज को बेचेंगे। तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, या माफ़ करना, जमाखोरी हो रही है अनाज की। तो सरकार को एक चीज़ तो ये पता चला कि जो रिच पीजेंट्स हैं रशिया के अंदर, ठीक है, रशिया के जो रिच पीजेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको कुलाकस कहा जाता था, कुलकाज भी बोलते हैं। तो रिच पीजेंट इन रशिया वर नोन एज कुलकाज। तो उनको, सरकार को एक चीज़ तो ये पता चली कि भाई ये जो रिच पीजेंट है रशिया के, जो धनी किसान है, वो क्या कर रहे हैं, वो जमाखोरी कर रहे हैं अनाज की। चलो, एक गड़बड़ी सामने आई। इसके अलावा एक कारण ये दिया जाता है, जो लोग सर्वे पे गए, जो कंट्री साइड में, रूरल एरियाज़ में पार्टी के जो लोग सर्वे पे गए, उन्होंने एक कारण और भी दिया कि अनाज की कमी इसलिए भी हो रही है क्योंकि किसानों के पास में जो ज़मीन है वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी स्मॉल पीसीज ऑफ लैंड वाज एक्वायर्ड बाय द पीजेंट्स। ठीक है, तो जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी काम कर रही थी उस दौरान किसानों को छोटे छोटे टुकड़े खेती करने के लिए मिले थे। तो जो स्मॉल फार्म्स हैं वो भी एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते फूड की शॉर्टेज, ग्रेन की शॉर्टेज हो रही है। ये उन ऑफिशियल्स का एक तर्क था। ठीक है, सो इट वाज आर्ग्यूड दैट द ग्रेन शॉर्टेज वाज पार्शियली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ प्लॉट्स। छोटे साइज के खेत होने की वजह से भी ग्रेन की शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल्स का एक तर्क था जो फील्ड सर्वे करने के लिए गए थे। तो फिर इसका कंक्लूजन निकाला गया कि भाई एक तो एलिमिनेट करो रशियन पीजेंट्स को, यानी जो कुलकाज हैं उनको एलिमिनेट करना जरूरी है। दूसरा, जो छोटे छोटे खेत है ना, जो स्मॉल साइज के प्लॉट हैं, उनको इकट्ठा करके एक, मतलब बड़े साइज के फार्म्स, बड़े साइज के खेत बनाना जरूरी है। ठीक है, चलो देखते हैं। सो टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलकाज। पहली चीज़ मैंने भी आपको बताई कि कुलकाज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कुलकाज मतलब रिच पीजेंट्स इन रशिया। तो जो रशिया के धनी किसान हैं उनसे ज़बरदस्ती जो भी अभी तक उन्होंने स्टोर किया है अनाज, एक तो वो अनाज छीनना पड़ेगा, उसके ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। दूसरा, उनके पास जितनी भी लैंड है उसको भी छीनना पड़ेगा। ठीक, और इसके अलावा क्या करना पड़ेगा कि उनसे ज़मीन लेके, वो ज़मीन का क्या होगा, वो ज़मीन स्टेट के कंट्रोल में आ जाएगी और स्टेट उससे बड़े बड़े फार्म, जो लार्ज फार्म्स हैं, उनको क्रिएट करेगा। चलो, ये मतलब जो समस्याएं थी उन समस्याओं का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। इसके साथ क्या होता है कि 1929 में पार्टी ने क्या किया, या जो सरकार के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या किया, सभी किसानों को ये कहा कि भाई आप जो है वो कलेक्टिव फार्म्स हैं उनके ऊपर खेती करेंगे, यानी छोटे छोटे खेतों को मिला के
सरकार ने बड़े बड़े खेत बना दिए और किसानों से ये कहा कि अब आप इन बड़े बड़े खेतों के ऊपर काम करेंगे, यानी इन बड़े खेतों के ऊपर खेती करेंगे। तो ये जो कलेक्टिव फार्म्स थे इनको कहा जाता था कोलकोज। सो दीज कलेक्टिव फार्म्स वर नोन एज कोलकोज। तो ये 1929 में एक स्टेप सरकार ने उठाया, रशियन गवर्नमेंट ने। अब जो भी किसान इन कलेक्टिव फार्म्स पे यानी इन कोलखोज के ऊपर काम करते थे, तो काम करने के बाद में जब एक सीज़न हो जाता था पूरा और फसल तैयार होती थी, तो उस फसल को बेच के जो भी पैसा मिलता था उस पैसे को, उस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता था, या जिस आदमी ने जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग ये अपने बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते थे। तो स्टेप तो अच्छा था कि बड़े खेत के ऊपर सभी लोग मिलजुल के खेती करेंगे तो अच्छे से उसका ध्यान रख पाएंगे। रिसोर्सेज, हो सकता है एक छोटे किसान के पास उतने रिसोर्स ना हो जो एक दूसरे किसान के पास हैं, तो रिसोर्सेज भी जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बड़े फार्म्स में खेती करने से प्रोडक्शन तो बढ़ा, ठीक है, और उस प्रोडक्शन के बढ़ने से किसानों की आमदनी भी बढ़ी। तो ये स्टेप तो अच्छा था, बट अल्टीमेटली दिस स्टेप वाज फेल्ड और अनसक्सेसफुल, ठीक है। ये जो पॉलिसी है कलेक्टिवाइजेशन की, ये असफल ही होती है, सफल नहीं हो पाती है। उसको भी हम देखेंगे कि ऐसा क्या था, क्यों ये पॉलिसी असफल हो जाती है। तो साथियों, ये पॉलिसी क्यों फेल होती है उसके पीछे कारण ये था कि 1930s के बाद 1931-32 के आसपास में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी और जो ठंड पड़ने की वजह से फसल को पकने का उतना समय नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अनाज बहुत ही कम पैदा होता है। और कम अनाज पैदा होने की वजह से रशियन हिस्ट्री में 1933 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, जो सोवियत रशिया के इतिहास में बहुत बड़े अकाल में के नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि जो प्रोडक्शन था वो अल्टीमेटली इंक्रीज नहीं हो सकता था इस पॉलिसी की वजह से, उसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को टाइम देना था, तो उस टाइम से पहले ही बैड हार्वेस्ट हो गया, फसल खराब हो गई, और जिसके चलते रशिया के अंदर फेमाइन आ गया। तो कुल मिला के ये स्टालिन की कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी थी, जिसके रिजल्ट्स कुछ खास निकले नहीं। और जिन लोगों ने स्टालिन की इस पॉलिसी का विरोध किया, स्टालिन ने खुद अपनी पार्टी के लोगों को भी, जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे और जिन्होंने स्टालिन की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया, उन लोगों को और बाकी लोगों को उठा के जो है जेल में डाल दिया गया, उनको पनिश कर दिया गया, और बहुत सारे लोगों को देश निकाला भी दे दिया गया था और साइबेरिया भेज दिया था। तो कहीं ना कहीं स्टालिन की ये पॉलिसी तो फेल हो जाती है, सक्सेसफुल नहीं रहती। लेकिन हाँ, 5 ईयर प्लान्स की अगर बात करें तो कोल के सेक्टर में, स्टील के सेक्टर में और ऑयल के सेक्टर में प्रोडक्शन देखने को मिलती है। अल्टीमेटली अगर हम ये देखें कि रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि भाई बोल्शेविक पार्टी की तर्ज पे जो कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्से हैं उनमें भी कम्युनिस्ट पार्टियां इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई, ठीक है। और बोल्शेविक पार्टी ने कोमिंटर्न को इस्टेब्लिश किया, यानी जितनी जो अलग अलग इलाकों में जो कम्युनिस्ट पार्टियां या फिर बोल्शेविक पार्टी से जुड़ी हुई जितनी भी सोशलिस्ट पार्टियां थी, उन सभी का एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया गया। तो दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ा कि भाई बोल्शेविक पार्टी ने कोमिंटर्न की स्थापना की। तीसरी चीज़ ये है कि सोशलिज्म प्रमोट होना शुरू हुआ और पीजेंट्स और वर्कर्स के जीवन में भी सुधार होना शुरू होता है। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ ये कही जाती है कि बोल्शेविक पार्टी शुरू में जिन मंसूबों को लेके, जिन मकसद को लेके पावर में आती है, जिन उद्देश्यों की वजह से पावर में आती है, पावर में आने के बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप बोल्शेविक पार्टी की कार्यशैली में भी देखने को मिलती है। जिसका एक एग्जांपल हमारे सामने था कि बोल्शेविक पार्टी, लेनिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं और रशिया जो है वो सिंगल पार्टी स्टेट बन जाता है। तो इसके पॉजिटिव साइड्स भी थी और इसके नेगेटिव साइड्स भी थे। तो इस तरीके से करके ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कहीं कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।